नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 9th एंड 10th के प्लेटफॉर्म पे। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एक एक इंपॉर्टेंट सवाल को भाई बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी सवाल भी हैं जो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरह पूछे जा सकते हैं। इससे पहले बेटा मैंने थर्ड चैप्टर भी करवाया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के लिए वीडियोस आ रही हैं, आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सारी वीडियोस को देखना है। कोई भी बेटा वीडियो मिस मत करना, हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें, नए सवाल सिखाएगी। पहला सवाल आप लोगों के सामने है बेटा, ऐसा सवाल सेम एकदम डिट्टो आपके 2025 के बोर्ड पेपर में था एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कि कहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो रही है। तो यहां पर बोला हुआ है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर की टर्म होगी। और यहां पर बेटा लीनियर है, यहां पर है ना, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 दिया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ये रहेगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1। यहां पर बेटा ब्रैकेट में 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, क्वाड्रेटिक का है अगर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे ही बेटा फोकस करेंगे। और यहां से भी अपने को तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। यहां पर बेटा जब तुम इसको खोलोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो तुमको 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x मिलेगा। तो यहां पर तुमको 9x स्क्वायर मिल रहा है ना, 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर माइनस के साथ जाके माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर है और माइनस 9x स्क्वायर है, तो बेटा तुम्हारी x स्क्वायर वाली टर्म अभी भी बच गई, कंप्लीटली वैनिश नहीं हो रही है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं बेटा यहां पर, इसमें देखो x प्लस 2 है, x माइनस 1 है और यहां पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है बच्चा। तो यहां पर जब आप इसको ओपन करोगे तो तुमको x स्क्वायर मिलेगा, फिर तुमको मिलेगा बेटा माइनस एक्स प्लस 2x यानी कि प्लस एक्स माइनस 2, और यहां पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो देखो x स्क्वायर वाली टर्म यहां पर वैनिश हो रही है, मतलब यहां पर वो क्वाड्रेटिक वाली टर्म खत्म हो रही है भाई। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप यहां पे देख सकते हैं बेटा, यहां पर आपको x प्लस 1 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से, तो तुमको x क्यूब मिलेगा, प्लस 1 का क्यूब मिलेगा, प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा, और फिर तुमको 3x मिलेगा। तो यहां पर x क्यूब से x क्यूब तो उड़ जाएगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव x स्क्वायर है, यहां पे प्लस 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की टर्म रह जाएगी। इसलिए ये भी बेटा क्वाड्रेटिक है। क्यूब देख के कंफ्यूज मत होना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? एकदम बेसिक लेवल से तुमको सिखाया है कैसे इस सवाल को डील करना है। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये भी पूछ सकता है ये कौन सी नहीं है, और ऐसा भी सवाल दे सकता है कि बताओ कौन सी है। तो अब देखते हैं बेटा, जहां पर हमारा एक्स स्क्वायर गायब ना हो। अब बेटा पहले वाले सवाल में टाइम लगाया क्योंकि आप लोगों को सिखाना था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो टाइम नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम लगाना है केस बेस्ड में, 5 मार्कर्स में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जहां पे प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तुमको ये बात पता है ना कि तुम्हारे जो एमसीक्यूज आएंगे 20 क्वेश्चंस, उसमें तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, उसमें तुमको सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना होता है बेटा। तो जितनी जल्दी करोगे उतना टाइम बचेगा तुम्हारा। तो देखो अब यहां पर डायरेक्टली थोड़ा सा गेम खेलते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं बेटा फटाफट से। इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना, तो देखो डी वाला ऑप्शन मेरे को चमक रहा है, क्यूब वाला। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां पे x माइनस 1 का होल क्यूब है। चलो राइट हैंड साइड को फटाफट से एक्सपैंड करता हूं बेटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a का क्यूब, ठीक है, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा यहां पर माइनस बी का क्यूब यानी कि -1, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा -3x x माइनस 1, है ना, -3x x माइनस 1 यानी कि -3x स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स क्यूब वाली टर्म तो गायब हो गई, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म बेटा बचेगी। अब आंसर तो एक ही हो सकता है, हेंस आपका करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है भाई? बेटा एक सेकंड देना, बस पानी पी ली, पता नहीं गले में क्या हो रहा है। चलो, बाकी ऑप्शन के साथ भी आप बड़े प्यार से बेटा डील कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो k की वैल्यू -1 रखने को बोल रहा है, तो ये वाली टर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
पहले वाले में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर वैनिश हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव 2x स्क्वायर है और यहाँ पे तुमको नेगेटिव 2x स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में भी, इसलिए वैनिश हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक नंबर में ऐसा सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। बस अपने को ऐसे सवालों को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करना है भाई, वहीं पे ही हम बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं। तो 1/√2 नहीं बेटा, 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4। देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो पता भाई रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो इसको अपन लोग फटाफट से इसमें पुट कर देते हैं 1/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा k/2 और फिर आ जाएगा बेटा -5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या क्या बचेगा, k/2 -4/4 यानी कि -1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी तुम्हारे सामने। तो यहां पर एक बारी चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि भाई कभी कभी जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन क्रॉस चेक कब करना है, जब तुम एक बारी पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते होगे, उसके बाद बेटा आके यही सवालों में कहीं पर सिली एरर्स ना हो जाए उसको क्रॉस चेक करना है, ताकि हम लोग जो मैक्सिमम स्कोर अचीव करना चाह रहे हैं भाई वो हो जाए। और सिली एरर के चक्कर में अगर 1 या 2 मार्क्स जाते हैं ना बेटा तो बड़ा बुरा होता है और बड़ा बुरा लगता है। और यही तुमको देखने को मिला होगा अगर तुम चैनल पर एक्टिव हो, तुम्हारे सीनियर्स ने बेटा 100 आउट ऑफ 100 के तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन 98 और 99 वाले भी बहुत बच्चे हैं जिनको वो 1 या 2 मार्क्स मिल जाते ना तो शायद उनकी खुशी अलग लेवल पर होती। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंडर अचीव किया या फिर कुछ, लेकिन वो जो एक सिली एरर की वजह से 1-2 मार्क्स कट जाते हैं ना, वहां पर फिर थोड़ा सा लगता है कि यार काश वो सिली एरर ना हुआ होता। वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स इज। ठीक है, तो बेटा इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0 वाला फंडा लगाना है। तो फटाफट से कर देते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा k स्क्वायर -4 टाइम्स a टाइम्स c हैज टू बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया k स्क्वायर -8k इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा फैक्टराइज करोगे तो तुमको k -8 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यहां से तुमको k की दो वैल्यूज मिल रही है, एक 0 एक 8। बेटा जब भी ऐसा सवाल आए ना, जो भी वैल्यूज आती है ना, प्लीज उसको क्रॉस चेक करके जरूर देख लिया करो कि उसमें कुछ वायलेशन तो नहीं हो रही। जैसे यहां पर k की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो भी एक क्वाड्रेटिक रह रही है, 8 डालूंगा तो भी एक क्वाड्रेटिक रह रही है, दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, कुछ भी यहां पे गड़बड़ नहीं हो रहा। हेंस मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो भाई एक और सवाल तुम्हारे सामने, और बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, कंसेप्चुअल सवाल है, आसान है, लेकिन तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके अराउंड और मजा आएगा तुम लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, रूट्स के नेचर के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो बेटा तुमको पता है ना कि लेक्चर्स को देखना कैसे होता है, कुछ बच्चों को तो आइडिया ही नहीं होता कि लेक्चर्स को देखना कैसे है। अगर आप यहां पर सिर्फ मेरे को सवाल सॉल्व करते हुए देखने आए हैं तो बेटा कोई फायदा नहीं है तुम्हारा इस लेक्चर को देखने का। तुम लोग यहीं पे ही लेक्चर को बंद करके अपनी खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ज्यादा फायदा रहेगा, अपने क्वेश्चंस लगा लो। अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, उसको देखने का तरीका क्या होता है कि यार जो भी मैं सवाल दिखा रहा हूं पहले तुम पॉज करो वीडियो को, उसको खुद से सॉल्व करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, और उसके बाद अगर मैं कुछ नई चीजें तुम लोगों को सवाल के अराउंड बता रहा हूं तो वो ग्रास्प करो और उसको तुम लोग अपने दिमाग में डालो या फिर नोट्स में डालो। ये तरीका होता है। अगर यही लेक्चर लाइव हो रहा होता तो मैं अपने आप ही तुमको 1 मिनट 2 मिनट देता, लेकिन अब रिकॉर्डेड में टाइम बचना है भाई, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। पॉज करने का ऑप्शन होता है, पॉज करो, खुद से लगाओ, वरना कोई फायदा नहीं है। तो हर सवाल के लिए तुमको यही अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, इस सवाल के बारे में सोचते हैं। अब देखो इस सवाल को मैं तुमको 3 या 4 तरीकों से करा सकता हूं, लेकिन मैं तुमको एकदम लॉजिकल तरीके से वाला सवाल करवाऊंगा। सबसे पहले तो तुमको दिख रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये तो 4th पावर में चला गया। तो सर 4th पावर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेटा 4th पावर का एक्चुअली सवाल ही नहीं है, लॉजिकल सवाल है एकदम। मैं तुमको कराता हूं इस सवाल को कैसे तुमको सोचना है, और बच्चों को जो सबसे पहले स्ट्राइक करेगा मैं उसी के हिसाब से तुमको सोचवाता हूं। देखो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर टर्म है और ये भी एक स्क्वायर टर्म है। एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों की दोनों स्क्वायर टर्म है। अगर कोई भी स्क्वायर टर्म होती है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है। बताओ
है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 होगी या फिर उसके ऊपर ही रहती है। तो ये भी और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कैटेगरी में ही लाई करेंगे। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब एक बात बताओ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तुमको अगर 0 चाहिए तो मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, ये एक दूसरे को खाने चाहिए कंप्लीटली, तभी हो पाएगा। तो अब मेरे को सोच के बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मेरे को एक्स स्क्वायर के बराबर दिखना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? सोचो, ऐसी वैल्यू सोच पा रहे हो जिसके लिए ये केस तुमको वैलिड दिखे, ये केस तुमको पॉसिबल दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अरे तुमको और इजीली यहां पे सोचने को मिलेगा क्योंकि सवाल की फॉर्मेशन ऐसी है, यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो मेरे को तो इतना तक पता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो पक्की बात है लेस देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर टर्म है। तो ये 0 या फिर 0 से बड़ी रहेगी, उसमें अगर आप एक ऐड कर दोगे तो ये चीज तो बड़ी ही होगी ना दोस्त। तो अगर ये चीज बड़ी है ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर बड़ा नहीं हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हो आप, एक्स की पावर 4 से भी कंपेयर नहीं कर रहे, बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा मेरे को ये देखने को मिलेगा कि भाई ये ना इससे बड़ा है। बात समझ आ रही है? बोलो। क्योंकि ये क्यों आप सोच रहे होगे कि सर अगर डेसिमल है उसका स्क्वायर करेंगे वो तो छोटा हो जाएगा, नहीं ना। अब यहां पे मान लो x की वैल्यू 0.5 कुछ डालते हो, एक से छोटी डालते हो, तो ये वाली वैल्यू तो अब एक से बड़ी ही जाएगी ना हमेशा। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो हमेशा एक से बड़े का ही स्क्वायर होगा, तो ये तो हमेशा ही बड़ा रहेगा इससे। तो ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकते किसी भी रियल वैल्यू के लिए, हेंस इसका आंसर है नो रियल रूट्स। मैंने आपको जो तरीका सिखाया है ना इस सवाल के लिए, वो जानबूझ के सिखाया है ताकि आप ये थोड़ी सी ना कंसेप्चुअली चीजें सोचना सीखे। लेकिन आपको टिपिकल तरीका बुक्स वगैरह में क्या मिलेगा मैं आपको वो भी समझा देता हूं, ठीक है? आपको बुक्स वगैरह में क्या मिलेगा मैं वो भी समझा देता हूं। ऐसे सवालों को करना कैसे होता है बेटा, अप्रोच देख लो। तुम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है और यहां पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक काम करो ना, इसको जो तुमको पसंद है उसमें कन्वर्ट कर दो। एक्स स्क्वायर को तुम यहां पे टी डाल के एक बार इसको क्वाड्रेटिक की तरह देखना चालू करो। एक्स स्क्वायर की जगह टी डालोगे तो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो इसको ओपन करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट चेक करो एक बारी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 विच इज लेस देन 0। तो तुमको दिख रहा है ये जो तुमने, अब तुम बोलोगे सर यहां पे तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, बहुत सही बात है, लेकिन यहां पर एक बात बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक है इन टी, ये जो क्वाड्रेटिक है इन टी, इसके रियल रूट्स हैं क्या? नहीं है। तो अगर t तुम्हारा इमेजिनरी है, t तुम्हारा रियल ही नहीं है, तो एक बात बताओ, x की वैल्यूज रियल होंगी या फिर इमेजिनरी होंगी? ऑब्वियस सी बात है सर रियल नहीं होंगी, हेंस द करेक्ट आंसर इज नो रियल रूट्स। तो ऐसे भी तुम इस सवाल को फोड़ सकते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा बहुत ही लाजवाब सवाल है, कहीं से भी किसी भी पार्ट को उठा के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा बेटा। तो हर पार्ट को बहुत आराम से समझना। ट्रू और फॉल्स है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट? नहीं भाई, दो रूट भी तो होते हैं, है ना, दो डिस्टिंक्ट रूट, तो ये तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। हैज एटलीस्ट क्यों भाई, दोनों इमेजिनरी नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, फॉल्स हो गया। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स, और यहां पे रियल इमेजिनरी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो भाई अपने पास दो इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो इक्वल रूट्स हैं, तो वहां पर तो बेटा आपको एक ही रूट मिल रहा है ना, और फिर दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास टू इक्वल रूट्स वाला केस भी होता है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, या ये सही है भाई, दो के ऊपर नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स ही हो सकते हैं, तो ये एकदम सही है, ट्रू।
if the coefficient of x square if the coefficient of x square and the constant term of a quadratic equations have opposite signs then the quadratic equation has real roots। तो बेटा आप रूट्स कैसे हैं वो d से पता चलता है, तो चलो d के बारे में सोचते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के बारे में कुछ क्यों नहीं दिया हुआ हमको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म यानी कि ए और सी के बारे में दिया हुआ है कि उनके साइन ऑपोजिट है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे वो पूछा है। तो बेटा ये बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ए और सी के साइन ऑपोजिट हैं तो ए टाइम्स सी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो बेटा लेस देन 0 ही रहेगा। तो -4 टाइम्स समथिंग नेगेटिव, ये भी तो तुमको पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, क्या तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट तुमको पॉजिटिव दिख रहा है? डिस्क्रिमिनांट तुम्हारा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है दोस्त कि तुमको रियल रूट्स मिलेंगे, हेंस ये एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, क्लियर कहानी, समझ आ गई सभी को बातचीत? चलो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी आराम से डिटेल में करवाता हूं तुमको। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, सेम साइन का मतलब है कि AC ग्रेटर देन 0, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज 0, अच्छा B 0 है, तो डिस्क्रिमिनांट तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव टाइम्स 4 टाइम्स A टाइम्स T C, क्योंकि तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज 0, दैट मींस B इज 0। तो बेटा अगर AC ग्रेटर देन 0 है तो ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना, तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव मतलब नो रियल रूट्स, तो ये भी सही है। तो बेटा हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है और सिक्स स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है। अच्छे थे ना सवाल, लॉजिकल थे। चलो और बढ़िया बढ़िया सवाल है बेटा, ये सवाल तुम लोग खुद से सोचने बैठोगे ना तो तुमको इतना स्वाद आएगा, तुमको लगेगा सर ये है यार रियल मैथ्स जो एक्चुअली हमारी कॉम्पिटेंसी चेक कर रही है। पहला सवाल एक बार ही देखते हैं क्या कह रहा है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स, तो क्या हमेशा ऐसा होगा, देखो सवाल पहले समझ लो, क्या हमेशा ऐसा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारे कोफिशिएंट्स यानी कि एबीसी अगर इंटीजर्स हैं तो वहां पर तुमको हमेशा इंटीग्रल रूट्स ही मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना भाई। जैसे अब जस्टिफाई कैसे करोगे, एक ऐसी इक्वेशन दे दो जहां पर तुमको कोफिशिएंट्स तो भाई इंटीग्रल वैल्यूज लेते हुए दिखाई दें लेकिन रूट तुमको इंटीग्रल ना दिखे, यानी कि रैशनल रूट दिख जाए, चल जाएगा। तो एक बात बताऊं ना यार, मैं एक ऐसी इक्वेशन यहां पे लिख के दिखा देता हूं तुमको। अब इक्वेशन लिखनी कैसे होती है, रूट से सोचो, रूट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो एंड में वो दो फैक्टर्स मिलते हैं ना, वहां से चालू करो। मेरे को अब इंटीग्रल रूट्स नहीं चाहिए, मेरे को रैशनल रूट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं रैशनल रूट्स लेता हूं, x माइनस 3/2। ठीक है, तो एक रूट हो गया मेरा 3/2 और दूसरा ले लेता हूं मैं 1/2। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2x और -3/2x। तो -1/2 और -3/2 तुम्हारा हो गया -4/2 यानी कि -2x, और यहां पर ये हो गया +3/2 है ना, +3/4 आई एम सॉरी, इज इक्वल टू 0। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारी की सारी टर्म्स को, तो तुमको मिल जाएगा 4x² -8x + 3 इज इक्वल टू 0। फटाफट से ये वाली इक्वेशन को देखो, नजर मारो, क्या इसमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स यानी कि A, B और C इंटीग्रल वैल्यूज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके रूट्स क्या है बेटा, 3/2 सॉरी 3/2 and 1/2 which are not integers, these are rational numbers। तो आपको इसको वायलेट करता हुआ जो स्टेटमेंट दी हुई है, एग्जांपल मिल गया, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे ये रहा भाई, जस्टिफाई कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। It will not always have integral solution, it can be a case like this also। सेकंड, यहां पर सेकंड सवाल क्या कह रहा है, जो कि फोर्थ सवाल हो गया, does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational, coefficients rational हो
बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। देखते हैं भाई ऐसा कुछ हम लोग सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग सोचना चालू करते हैं। सवाल क्या है बेटा, सोचना क्या है, ध्यान से देखना। देखो यार, अब अपने को क्या चाहिए दोस्त, अपने को चाहिए कि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हो और रूट्स मेरे इरेशनल दिखें। ऐसी कोई इक्वेशन मेरे को उसके सामने पेश करनी है। तो ये तो और ज्यादा सिंपल है यार। आप लोगों को जब अब कोफिशिएंट्स क्या रखने हैं बेटा, रैशनल रखने हैं, तो आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि डी आपका ग्रेटर देन 0 हो और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी तो मेरे को इरेशनल मिलेंगे ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसी बात का तो ध्यान रखना है। तो ये तो बेटा हम लोग बहुत ही डायरेक्टली कर सकते हैं, तो पहले वाले से भी आसान है। तो आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी को थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि 7 ले लो, चलो -7x। तो ये हो गया 49 माइनस 49 में से कुछ ऐसा माइनस करना है कि परफेक्ट स्क्वायर ना दिखे। तो एक यहां पर है मेरे पास 4, तो 4 और फिर 8 ले लेता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार डी चेक कर लेते हैं। 49 माइनस 4 इंटू 832 यानी कि √17 आएगा, तो इरेशनल रूट्स मिल जाएंगे। ये लो, ये रही तुम्हारी इक्वेशन जहां पे तुम्हारे कोफिशिएंट्स क्या है बेटा, रैशनल है। रैशनल में तो तुम्हारे बेटा इंटीजर्स भी आ ही जाते हैं ना, इसलिए मैंने और आसान तरीके से तुमको ये लिखवा के दिखा दिया। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मजेदार है बेटा, इसमें बढ़िया दिमाग चलेगा तुम्हारा। Does there exist a quadratic equation जिसके कोफिशिएंट्स डिस्टिंक्ट इरेशनल्स हो बट रूट रैशनल होने चाहिए? ये सवाल अगर तुमने खुद से कर लिया ना बेटा, तो ऐसा प्राउड फीलिंग होगी ना मेरे लिए कि यार मेरे बच्चे सोचना सीख गए हैं, उनको सोचना कैसे है वो समझ आ गया है। चल, अब मेरे को ए बी सी चाहिए इरेशनल और रूट्स होने चाहिए रैशनल। अगेन जो पहले वाले सवाल में तरीका अपनाया था ना कि यार रूट्स के पर्सपेक्टिव से, जो फैक्टर्स होते हैं ना हेड में, उसके पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करूंगा। तो गेम को हम लोग एकदम लोअर लेवल से चालू करते हैं। तो चलो भाई, मेरे को रूट्स चाहिए कैसे, रैशनल, मतलब रूट वाली चीज नहीं दिखनी चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, x √2 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, माइनस। अब यहां पर कुछ ऐसा नंबर रखना पड़ेगा, देखो सोच कैसे रहा हूं कि जो √2 के साथ खत्म हो जाए और रैशनल चीज दे दे। तो मेरे को इतना पता है कि यार अगर मैं यहाँ पे √4 रखूंगा तो 2/√2 हो जाएगा, यहां से जो रूट निकलेगा जो कि इरेशनल चला जाएगा। तो ये नहीं, लेकिन अगर मैं √8 रख दूं तो वो 2√2 हो जाता है। हाँ, काम बन गया। चलो, पहला फैक्टर मेरे को मिल गया। अब सोचते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। अगेन एक्स के बगल में, क्योंकि मेरे को इरेशनल चाहिए, तो एक्स के बगल में √3 रख देते हैं। चलो, √3x। अब इसी तरीके से सोचो जैसे यहां पे सोचा था, माइनस। अब यहां पर कुछ ऐसा रखो कि सेकंड वाला जो मेरा ब्रैकेट से फैक्टर निकलेगा ना, ब्रैकेट से रूट निकलेगा, आई एम सॉरी, वो तुम्हारा रैशनल लिखना चाहिए। तो √3, तो यहां पर क्या रखूं बेटा, 3√3 रख देता हूं। 3√3 मतलब हो गया मेरा 27, है ना। तो 27, यस, √27। चलो, बन भी गया बेटा, सवाल हो गया। यहां से मेरे को रूट बताओगे क्या मिलेगा, रूट तुमको मिलेगा √8/√2, जो कि यहां पर तुम्हारे पास 2 के बराबर आएगा। यहां से क्या मिल रहा है बेटा, √27/√3, ये है तुम्हारा 3√3 के बराबर, और ये तो यहां से आ गया 3। तो दोनों के दोनों तुम्हारे जो रूट्स हो गए वो रैशनल हो गए क्या? इस बात पे हम लोग सहमति बना पा रहे हैं। और अब तुमको यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं तुमको यहां पर इक्वेशन को ओपन करके इसके ए बी सी भी दिखा देता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा √6x² और ये हो गया तुम्हारा -√57 -√24x और 27 और 8। ठीक है, ये भी बेटा सॉल्व तो इजीली होने वाला है नहीं, मतलब ये भी तुमको रैशनल चीज नहीं देगा। तो ये हो गया तुम्हारा 27 और 2 54, 54 और 4 54 और 4 हो गया तुम्हारा 216, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस 216। क्या एक स्क्वायर टर्म है, ये 6 का क्यूब होता है बेटा,
ठीक है, तुम सोच सकते हो ऐसे कि ये 6 गुना 6 है, तो एक 6 बाहर निकलेगा तो ये 6√6 है, विच इज अगेन एन इर्रेशनल टर्म ओनली। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों को भी कंबाइन करोगे तो इर्रेशनल मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। तो अपन ने एक ऐसा एग्जांपल रख दिया उसके सामने जहां पर हमारे ए बी सी इर्रेशनल है लेकिन रूट्स हमारे रैशनल आ गए। था ना प्यारा सवाल बेटा? ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे एक सवाल आपको ना कोई और अपने चैनल पर उठाता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप देखिए यूट्यूब पे जाकर, लोग अगर ऐसे सवाल उठा भी रहे हैं ना, वो रटे रटाए एग्जाम्पल्स आपको करवा देंगे। मैंने आपको सोचना सिखाया है कि आपको एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना कैसे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ, बेटा सिंपल सा सवाल है, रूट निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन सीबीएसई ऐसे जो ये रूट वाले सवाल होते हैं ना बेटा बहुत पूछता है, ठीक है। एक नंबर में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो अपने पास है 6x² माइनस √2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6×2 = 12। तो मेरे को 12 की तरीके से तोड़ना है इसको। तो 12 का मतलब होता है बेटा 3×4, 3×4 या फिर 6×2, है ना। तो अच्छा ठीक है, मिल गया। चलो 6x² और 3×2 × 2। हाँ तो बेटा यहां पर ऐसे तुम इसको मिडल स्प्लिट कर सकते हो, +2√2x। ठीक है, 6×2 से ही मेरे को दिमाग में चमका कि यार मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं ऐसे, -2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर तुम लोग कॉमन ले लो फटाफट से और फैक्टराइज कर दो। तो 6x² है और यहाँ पे 3√2 है, तो 3 अपने पास कॉमन आ जाएगा और √2 भी कॉमन आ जाएगा बेटा। तो यहां पर अपने क्या पास क्या बचेगा, √2x माइनस 1। और यहां पर अपने पास क्या कॉमन आएगा दोस्त, 2 कॉमन आएगा, है ना। और यहां पर अपने पास √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे फैक्टर्स क्या बन गए, 3√2x प्लस 2 एंड √2x माइनस 1। तो यहां से मेरे पास मेरा रूट क्या आया, 2/3√2, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2/3√2। तो ये हो जाएगा √2/3, है ना। एक बार ही क्रॉस चेक कर देना, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और यहां से तुमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2। तो ये तुम्हारे बेटा दो रूट्स यहां पर आते हुए तुमको दिखाई दे रहे हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा अब कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में भी चैप्टर 3 की तरह काफी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो पूछी जाती हैं। 5 नंबर में ये वर्ड प्रॉब्लम्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। Had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? ठीक है भाई, तो अजिता ने अगर 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे होते उसके मैथमेटिक टेस्ट में 30 मार्क्स में से, तो 9 टाइम्स दीज मार्क्स, तो मान लेते हैं उसके एक्चुअल मार्क्स क्या आए होंगे बेटा, x आए होंगे मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो इससे 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करती है, तो यही बोला गया है। और ये 30 में से हो रही है मार्किंग, लेकिन इसका कुछ यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। 9 times these marks would have been square of our actual marks. So 9 times of these marks would have been equal to the square of her actual marks. ये लो बस इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब बेटा फैक्टराइज करना है दोबारा से। 10 और 9 नहीं बैठ रहा है, क्या बैठेगा यहाँ पे, 15×6 बैठेगा। हाँ, x² माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90। बेटा ये तुमको प्रैक्टिस से आएगा फैक्टराइजेशन दिखना, ठीक है। तो यहां पर x कॉमन ले लेंगे बच्चा, तो x माइनस 15 आएगा। यहां पर 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 आएगा। तो यहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू -6 और 15 आ रही है। क्या तुम x की वैल्यू -6 ले सकते हो? नहीं भाई। ले सकते हो क्या? नहीं भाई। x की वैल्यू 15, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर यहां पर हो गया 15। वैसे देखो -6 नेगेटिव मार्क्स भी अगर दिए जा सकते हो तो तुम ले सकते हो कि भाई उसने मान लो पहले -6 मार्क्स स्कोर करे होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मान के चलते हैं, ठीक है। और फिर उसने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर दिए, तो बेटा
10 मार्क्स यहां से ऊपर चली गई अगर वो, तो -6 + 10 मतलब कहां चली गई बेटा, वो 4 मार्क्स पे चली गई, है ना, 4 मार्क्स पे चली गई। और उसने बोला है 9 टाइम्स दिस यानी कि 36, और इसका स्क्वायर भी 36 ही होगा, तो सेटिस्फाई इसलिए ये भी कर रहा है, इसलिए इसका रूट आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ इमेजिन नहीं करेंगे क्योंकि लिखा नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा मैं x = 15 लिखकर आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा ट्रैवल वाले सवाल काफी पूछे जाते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed। तो बेटा देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले पिक्चराइज करो कि एक ट्रेन है जो कि 63 किलोमीटर कवर करती है कुछ एवरेज स्पीड से, जो उसकी यूजुअल स्पीड है, लेकिन फिर नेक्स्ट 72 किलोमीटर के लिए वो ना अपनी स्पीड बढ़ा देती है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इंक्रीज कर देती है, और उसको टोटल 3 घंटे लग रहे हैं ये जर्नी कंप्लीट करने में। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या रही होगी। बेटा जो भी चीज बतानी है ना उसको एक्स मान लिया। सबसे पहला सौदा तो यही है जो मैंने तुमको चैप्टर 3 में भी सिखाया था। चलो अब यहां पर इन वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए एक तुमको बेसिक बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। अगर तुमको नहीं पता ये वाली बात तो मतलब तुमने मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पाप चढ़ेगा बेटा। तो अब अगर वो 63 किलोमीटर एक्स स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड से। यूनिट का ध्यान रखना हर जगह बेटा, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पे दिक्कत नहीं होगी कुछ तुमको। ये हो गया जो उसने 63 किलोमीटर एक्स स्पीड से चलने के लिए टाइम लगाया है, ठीक है। और नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स वो x से नहीं x+6 से चल रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मान लो टाइम 1 t1, और ये हो गया तुम्हारा टाइम 2। बेटा इन दोनों का समेशन ही तो तुम्हारा टोटल जर्नी का टाइम है, जो तुमको 3 घंटे दिया हुआ है, 3 आर के बराबर दिया हुआ है। तो बस यहां से तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, 3 से इक्वेट करो। अब ये सवाल इसके आगे कैसे करना है तुमको बेटा, यहां पर सिंप्लीफाई करना है, इसको क्वाड्रेटिक बनानी है। चलो मैं तुमको क्वाड्रेटिक भी बना के सिखा देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम लोग फाइनल सॉल्यूशन खुद निकालोगे। तो यहां पर 3 से बेटा क्या ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 21 अपॉन एक्स, जितना सिंप्लीफाई काटा पीटी कर सकते हो कर लो, प्लस ये हो जाएगा 24 अपॉन x+6 = 1, ठीक है। मैंने 3 से उड़ा दिया। अभी बेटा मेरे को 21 और 24 में ना 7, यहां पर 21 और 24 क्योंकि 21 होता है बेटा 3 × 7 और ये होता है 3 × 8, तो 3 मेरे को अभी भी दिख रहा है, तो और सिंप्लीफाई कर दो। चलो ये हो जाएगा 8 अपॉन x+6 = 1/3, ठीक है। मैं अब इन सब चीजों को मिटा रहा हूं क्योंकि अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब यहां से बेटा मैं कहां पे जाऊंगा, अब मैं इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि अब यहां पर मैं और कट डाउन नहीं कर सकता हूं कॉमन फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 7x + 42, और यहां पर हो जाएगा बेटा 8x, है ना, सही है। 7x + 42 + 8x, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और राइट हैंड साइड में ले लो बेटा x टाइम्स x+6 यानी कि x² + 6x। अब यहां पर जब तुम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 7x ये रहा बेटा, और ये रहा तुम्हारा 8x, 15x हो गए। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45x, और ये 42 जब 3 के साथ जाएगा तो अपने को क्या देगा बेटा 126। और राइट हैंड साइड में अपने पास x² है और 6x है, तो फटाफट से आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं, x², और ये हो जाएगा अपने पास 6 तो -39x, और ये हो गया अपने पास +26। अब इसको देख के बेटा तुमको अगर घबराहट हो रही है तो चलो मैं तुमको यहाँ पर मिडल स्प्लिट भी करके दिखाई देता हूँ। तुम क्या ही, तुम आगे वाले सवालों में मेहनत करना, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो यार सोचना कैसे होता है, क्योंकि बड़ा नंबर है, यहाँ पर ही बड़ा नंबर है, तुमको थोड़ी सी घबराहट हो गई होगी। 126 को 2 फैक्टर्स में तोड़ दो,
कि 126 एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देख लो, तुम्हारी चॉइस है, कुछ भी देख लो। जैसे मेरे को स्ट्राइक कर रहा है 126 मतलब 14 की टेबल में सर ये आता है 14 टाइम्स 9, लेकिन मेरे को अब इन दोनों को इस तरीके से बेटा मैनिपुलेट करना है कि मेरे को 39 दिखने लगे। तो 9 के पास 3 है, 14 के पास 2 भी है और 7 भी है, तुम लोगों को दिख रहा है बेटा। तो अगर मैं इसका एक 3 उठा के यहां दे दूं तो मैं इस नंबर के पास पहुंचूंगा, तो 42 के पास पहुंच जाऊंगा मैं, और 3 देखो 42 और 3 से मेरे को 39 दिखने लगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होती है। सॉल्व हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। यहां पर बेटा अब तुम कॉमन लेके सॉल्व कर लो, सवाल समाप्त है। ठीक है, हाँ जी, सिंपल सा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे सवाल भी बेटा 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अगेन तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे। अगली वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। फाइंड अ नेचुरल नंबर। बेटा इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है सवाल की, तो आराम से देखना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि कम कर दिया गया, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। मान लो ये जो नंबर है वो x है और x एक नेचुरल नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना। फाइंड अ नेचुरल नंबर हु स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया गया बेटा। ठीक है, सिचुएशन क्या है देखो, इसका स्क्वायर किया गया, हु स्क्वायर डिमिनिश्ड, तो इसके स्क्वायर को 84 गिरा दिया गया, मतलब इसके स्क्वायर में से 84 सब्ट्रैक्ट किया गया, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3 गुना ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। 8 मोर देन द गिवन नंबर इज दिस एंड थ्राइस यानी कि 3 गुना ऑफ दिस। तो बेटा इक्वेशन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से, वरना आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 84 हो गया और यहां पर तुम्हारे पास क्या हो गया 3x प्लस 24। तो एक्स स्क्वायर, अब ये तो आसान है बेटा, ये तो तुम खुद से कर लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो गया तुम्हारे पास 84, 104 और 108, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो फैक्टर्स दिख रहे हैं 12 और 9, है ना, 12 और 9 यहाँ पे मिडल स्प्लिट कर देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो, दिस इज द लवलीस्ट क्वेश्चन भाई, ये बहुत मजेदार सवाल है। आई थिंक ये पूरी की पूरी क्वालिटी इक्वेशन में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन तुम बोल सकते हो ग्रेड 10 मैथ्स के लिए। तो इस सवाल को जो बच्चा कर पा रहा है भाई, उसके वर्ड प्रॉब्लम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम को सोचने का तरीका जो है ना, बहुत सही डेवलप कर लिया है। At present, Asha's age is 2 more than square of her daughter's age. Daughter's निशा's age. तो बेटा एक काम करते हैं, निशा की एज को, प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मैंने निशा की एज को x मान लिया। ओके भाई, ओपी। तो एट प्रेजेंट आशा की एज क्या हो जाएगी 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। तो बेटा आशा की एज हो जाएगी स्क्वायर करके 2 ज्यादा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, निशा जब अपनी मम्मी के, आशा जी के प्रेजेंट एज तक पहुंच जाती है, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present। बेटा बहुत ही घुमावदार सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग यहां तक सोचेंगे, When Nisha grows to her mother's age, निशा को यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। जैसे मान लो मैं अभी 20 साल का हूं, जो मेरी एक्चुअल एज भी है, हंसना मत, और मेरे को मान लो मेरी डैड की एज है 45, तो मेरे को मेरे डैड की एज तक पहुंचना है। तो मेरे को 20 में कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी भाई, 25 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये कैसे पता चला मेरे को कि ये यहां तक कैसे पहुंचेगा, कि इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है वही तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो निशा आशा की एज तक कब पहुंच जाएगी, जब वो अपनी एज के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स चली जाएगी। ध्यान से समझना इस लॉजिक को, मैं दोबारा से तुमको एग्जांपल देके सिखा रहा हूं कि मेरे को अगर मेरी डैड की एज तक पहुंचना है तो मेरे को भी 25 साल और लगेंगे ना। अब ये 25 कैसे निकाला तुमने, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेके। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज,
तो बेटा निशा को कितने साल लग जाएंगे अपनी मम्मी की एज तक पहुंचने के लिए? x² + 2 - x। ठीक है, आशाज एज वुड बी 1 ईयर। तो बेटा जब निशा इतने सालों से बड़ी हो जाएगी तो आशा भी तो इतने सालों से ही बड़ी होगी ना। अगर मैं 25 साल बढ़ रहा हूं तो मेरे डैड भी तो 25 साल और ऊपर जाएंगे, है ना भाई? या मतलब डैड का ऐसे एज जो है वो कम तरीके से बढ़ेगा, मैं ज्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो आशा की एज क्या हो जाएगी बेटा इतने सालों के बाद? एक बारी मेरे को बताओ। तो तुम बोलोगे सर x² + 2 जो उसकी करंट एज है, इसमें उसको इतनी एज और बढ़ानी है। ठीक है, और ये आशा की जो एज है यही दिया हुआ है। आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। प्रेजेंट एज क्या है ये? तो 1 लेस देन 10 टाइम्स, ये है तुम्हारी फाइनल इक्वेशन। देख रहे हो कितना झामा था इसमें, बढ़िया वाला। बस इसको अब अपन लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x² + 2 है, x² + 2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 2x² और -x + 4 = 10x - 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 2x² -11x और यहां पर हो गया अपने पास क्या +5 = 0। ठीक है, तो यहां से अब अपन लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो 10 है, ठीक है, मिल गया 2x²। और बेटा जब तुमको फैक्टराइज होते हुए दिखाई दे जाए ना तो मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन सही है, यहां से तुमको पता चल जाता है। -x + 5 = 0। फैक्टराइज करोगे तुम यहां पर तो तुमको यहां पर मिल जाएगा 2x और ये हो जाएगा x - 5 और यहाँ पर -1 x - 5 = 0। तो तुम्हारे फैक्टर्स हो गए क्या? एक आ गया तुम्हारा x की वैल्यू 5, एक रूट आ गया ये, और एक आ गया तुम्हारा x की वैल्यू 1/2। लेकिन अब 1/2 आधा साल या फिर x की वैल्यू 5 लोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम समझ पाओगे कि निशा की प्रेजेंट एज है 5 और आशा जी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 5² + 2 यानी कि 27। ठीक है, चलो ये सेम सवाल उठ के केस बेस्ड बनाया गया है 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। कुछ सेट में आपको ये वाला केस बेस्ड दिखेगा, जाके चेक कर लेना। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन तरीका देख लो क्या है। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, तो बेटा ये पूरा का पूरा ना एक रेक्टेंगुलर लॉन टाइप का है जिसकी डायमेंशन है 50 और 40। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। ये बेटा आपको 50 दिया हुआ है मान लो, और ये दिया हुआ है आपको 40। और रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ये बीच में जो रेक्टेंगुलर पानी का वो दिख रहा है ना, ये पॉन्ड है आपका, हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास, ये बेटा ग्रास वाला एरिया है जो मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है, वुड बी 1184 मीटर²। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो बेटा ये जो गार्डन का एरिया है ना, ये कितना होना चाहिए आपको? ये ग्रास का एरिया, आई एम सॉरी, वो आपको दिया हुआ है। तो मान लो बेटा अब ये और ये ना इक्वल है, जो तुमने ये प्लेस किया है ना पॉन्ड को, ये ऐसे हर एक जगह से इक्वली स्पेस्ड है। तो मान लेते हैं बेटा ये x है, ये कलर तुमको दिख रहा है इस पे क्या? या फिर एक काम करते हैं ब्लैक ले लेते हैं। ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा एक बात बताओ, पूरे के पूरे जो रेक्टेंगुलर लॉन है उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा 50 × 40 यानी कि 2000। इसमें से अब ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड का एरिया निकाल दूं तो मेरे को ये गार्डन का एरिया ही तो मिलेगा जो कि मेरे को दिया हुआ है, तो इक्वेट कर दूंगा। इसमें से माइनस करो रेक्टेंगुलर पॉन्ड का एरिया। अब रेक्टेंगुलर पॉन्ड का एरिया कैसे माइनस करोगे बेटा? ये अगर पूरे का पूरा 50 था तो यहां से x गया, यहां से x गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रेक्टेंगुलर पॉन्ड की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 50 - 2x। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 40 में से 2x हटा दो। तो अब मैं जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं वो तुमको सेंस बनाए तो मेरे को बताना। 2000 में से माइनस किया ये 50 - 2x मल्टीप्लाइड बाय 40 - 2x, तो आपको क्या मिलेगा? ये गार्डन जो बचा हुआ है उसका एरिया मिलेगा, ग्रास का, आई एम सॉरी, और वो आपको 1184 दिया हुआ है।
1184। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक बन रही है, x की वैल्यू पाइए। ठीक है। ओहो हो, अगेन चुम्मेश्वरी सवाल है भाई। सारा का सारा गेम ना लैंग्वेज का है भाई। अगर किसी ने लैंग्वेज पकड़ ली, बढ़िया से स्टेटमेंट समझ ली, डिकोड कर ली, क्वेश्चन बना ली, तो सवाल हो जाएगा, वरना लगे रह जाओगे, सवाल नहीं बनेगा। एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minutes hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, एकदम देसी बन के समझेंगे भाई। at t minutes past 2 p.m. मतलब 2 p.m. से मैं t मिनट्स और ऊपर चला गया हूं। जैसे मान लो अगर यहां पे लिखा होता at 10 minutes past 2 p.m. इसका मतलब हो जाता 2:10। ठीक है, आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया। द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 p.m. 3 p.m. तक बेटा उसको 60 मिनट और चलना पड़ेगा। 2 से 3 बजने हैं अगर, तो 60 मिनट का गैप होता है। ठीक है, तो t मिनट्स ऑलरेडी बीत चुके हैं और उसको अब 3 p.m. तक पहुंचना है। was found to be 3 minutes less than t square plus 4। जो वो चल चुका है 2 बजे के बाद, वो बताओ कितना t मिनट्स वो चल चुका है, मिनट हैंड। और अभी 3 बजे तक पहुंचने के लिए उसको इतना टाइम और लगेगा, यानी कि 3 मिनट्स लेस देन दिस। जो चल चुका है और जितना टाइम लगना है, यही तो 60 मिनट के बराबर होगा ना, अगर उसको 2 से 3 तक पहुंचना है। बोलो है ना, तो बस दिस इज इक्वल टू 60। सॉल्व करिए और t की वैल्यू पाइए। चलो सॉल्व करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा t स्क्वायर और प्लस 4t प्लस यहां पर हो जाएगा -12 और यहां पर हो जाएगा 240 है ना। सही किया है, एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। यस, टी स्क्वायर प्लस 4t और यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास 252। सही बोला है ना। अब यहां पर बेटा तुम लोगों को इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, आंसर तुम्हारी जेब के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर कहानी। अगेन सोचोगे कैसे बेटा, 252 को तोड़ो इन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फिर उन 2 नंबर से 4 बनाने की कोशिश करो कि 4 कैसे बन सकता है। दोबारा से लाइव सैंपल चाहिए तो दिखा देता हूँ। 252 के बारे में सोचूंगा तो बेटा 252 इज नथिंग बट, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 126 और 2, 126 मतलब हो जाता है मेरा, 126 का मतलब मेरा हो जाता है 60, 63 इंटू 4 है ना, 63 इंटू 4। सही लिखा है क्या? 60, 240 और 12 एकदम सही है। अब मेरे को बेटा 4 तक पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 4 को नहीं छेड़ूंगा, मैं 63 को और कम करने की कोशिश करूंगा। 63 आता है बेटा मेरा 21 की टेबल में, 21 और 3। ठीक है, 21 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा 21 और जो मैं 3 है वो 4 को दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। अब अभी भी बेटा 9 बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को बनाना है 4, तो मैं इसको और तोड़ने की कोशिश करता हूं। 21 का मतलब हो जाता है 7 और 3। ठीक है, और 7 और 3 हो जाएगा, तो मैं अगर 3 उसको दूंगा तो नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और 12 से अगर मैं कुछ लेने की कोशिश करूं तब भी यहां पर चीज बन नहीं रही है। तो अब समझ आ गया कि भाई इसको और तोड़ने पे बात तो नहीं बनेगी, मतलब एक प्लस और एक माइनस वाला गेम यहां पे चलेगा। तो चलो अब हम लोग उस हिसाब से सोचते हैं। अपने को 21 और 12 नहीं दिख रहा है, इसको मैं तोड़ देता हूं बेटा 7 और 3 में। इसको मैंने तोड़ दिया, 12 हो गया मेरा 2, जो पहले चैप्टर में सीख कर आए हो तुम, 2, 2 और 3। ठीक है, अब इस तरीके से इन सबको कंबाइन करो कि तुमको 4 बनता हुआ दिखाई दे, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो गया तुम्हारा 7 2 14 और ये हो गया 6 और 3 18। तो 18 और 14 से मेरा काम चल जाएगा। तो यहां पर हो गया टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। ये लो सॉल्व कर लेना, 18 गुना 14
तुम्हारा 252 ही होता है। तुम लोग क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, लाइव सैंपलिंग दिखा रहा हूं बेटा तुमको, ऐसे ही सोचना है अगर एग्जाम में कभी बाई चांस फंस जाते हो। Two taps running together can fill a tank in 3 1/13 hours। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम प्यार से समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? ठीक है, तो दो टैप हैं जो कि साथ में चल रहे हैं और एक बड़े से टैंक को फिल करने का टास्क इनको दिया गया है, और ये दोनों के दोनों टैप्स 3/1/13 घंटों में ये कार्य पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। अब बोला गया है अगर जो एक टैप है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है टू फिल द टैंक देन द अदर टैप, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक टैप का डायामीटर ज्यादा होगा, पाइप थोड़ा सा क्या होगा भाई, चौड़ा होगा, ज्यादा पानी रिलीज हो रहा होगा, तभी तो ये आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रही है ना कि अगर दोनों के दोनों सेम तरीके से काम कर रहे होते, दोनों के दोनों पाइप जो होते वो यूनिफॉर्म होते बेटा, तो सेम टाइम लेते, है ना। लेकिन एक पाइप 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब एक पाइप का बेटा आप बोल सकते हो कि डायमीटर कम है और एक पाइप का डायमीटर ज्यादा है। तो चलो आपको निकालना क्या है कि दोनों के दोनों पाइप्स जो हैं या फिर जो ये दोनों के दोनों टैप्स हैं, आई एम सॉरी, ये टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे। तो मान लेते हैं बेटा टैप 1, ठीक है, टैप 1 आपका टाइम ले रहा है मान लो x आवर्स, ठीक है, और दूसरा आपका ले रहा है y आवर्स, ठीक है। अब ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको मैं यूज कर सकता हूं ना। मैंने आपको बताया था कि कुछ सवाल पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में थे, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन होते हैं उनकी लैंग्वेज, लेकिन वहां पर अगर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दे दिया जाए तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और यही सीबीएसई ने गेम खेला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऐसे वाले सवाल डिलीट करके इनकी फॉर्मेशन इस तरीके से कर दी है कि ये क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स में अब काउंट होते हैं। तो यहां पर मैं y नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को दो वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व करने हैं, मेरे को रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर एक x घंटे ले रहा है तो दूसरा 3 घंटे इससे ज्यादा ले रहा है, तो यानी कि ये x+3 आवर्स लेगा। ठीक है, कहानी क्लियर। अब बेटा ये जो भी टैंक भर रहे हैं ना, जो भी ये टैंक भर रहे हैं मिलके, मान लेता हूं मैं कि इस टैंक का जो टोटल कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो v के बराबर है। ठीक है, मान लिया मैंने, मान तो सकता ही हूं ना। अब ये दोनों टैप जब साथ में बेटा खोल दिए गए हैं तो ये 3 1/13 आवर्स में पूरा का पूरा v वॉल्यूम इस टैंक का भर दे रहे हैं। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर यूनिटरी मेथड लगाऊंगा मैं, ये वाला जो पाइप है इसको मैं बोल रहा हूं बेटा टैप 1, सॉरी पाइप नहीं, और इसको मैं बोल रहा हूं टैप 2। टैप 1 के बारे में सोचो, टैप 1 x घंटे के अंदर पूरा का पूरा v वॉल्यूम भर देता है, यही तो हमने अज्यूम किया है। तो टैप 1 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ मेरे साथ, v/x वॉल्यूम। ठीक है, v यूनिट्स लिख लो, चलो यहां पे मान लो कि जो तुम्हारी टोटल कैपेसिटी हो v यूनिट्स के बराबर है टोटल वॉल्यूम, तो ये v/x यूनिट्स भर देता होगा। सिमिलरली अब तुम लोग टैप 2 के बारे में सोचो, ये सवालों को करने का तरीका होता है, एक बार इसको दिमाग में बिठाओ। ये बेटा y घंटे नहीं, सॉरी y नहीं इन्वॉल्व करना, x+3 ही घंटे लेता है अगेन टू फिल द होल टैंक यानी कि v यूनिट्स। तो एक घंटे में ये कितनी कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम भर रहा होगा, v/x+3 यूनिट। ये एक घंटे में इतना भर रहा है, ये एक घंटे में इतना भर रहा है। जब दोनों के दोनों साथ में ओपन कर दिए गए तो इतना घंटा ही तो बेटा ये दोनों के दोनों चले हैं ना। तो अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये हो गया तुम्हारा, यहां पे दिख रहा है तुमको ना, ये हो गया तुम्हारा 3 1/3, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो गया 40/13 आवर्स। अगर एक घंटे में इतना भर रहा है तो 40/13 आवर्स में कितना भरेगा, 40/13 टाइम्स ऑफ v/x। ये 40/13 आवर्स में कितना भरेगा, 40/13 टाइम्स v/x+3। ये इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन मिला के ही तो पूरा का पूरा टैंक भरा होगा।
और पूरा का पूरा टैंक भरने का मतलब V यूनिट्स कवर कर दिए। तो ये V हर जगह से उड़ गया, इसलिए आप यहाँ पर V X Y आपको बुक्स में दिखेगा कि यहाँ पे ना 1 ले लेते हैं कि आपका टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, वो अल्टीमेटली कटना ही होता है बेटा। अब जिसका कटना है उसका तो बेटा कटना है ही, है ना, टाइम नहीं बचा सकता उसको। चलो, तो यहां से अब बेटा देखो तुम्हारा ना इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 40/13x प्लस 14/13 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 40/13 तुम सारा का सारा बेटा लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो तुम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 13/40। यहां से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, अब ये टास्क तुम्हारा है, लेकिन इस सवाल को रिपीट पे दोबारा से देख लेना, ठीक है, और तरीका समझ लेना। ये बहुत ही मजेदार सवाल है। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए और आपने नहीं किया हुआ तो आप ऑन द स्पॉट नहीं सोच पाओगे। तो ऐसा सवाल मैं आपको एक अभी करके दिखाऊंगा सोचने का तरीका, और एक मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा। ये भी आपका पीवाईक्यू है, बहुत फेमस पीवाईक्यू है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। बेटा क्वाड्रेटिक ही है एक्स में, लेकिन अलग टाइप की दिख रही है सर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने सबसे पहले बेटा जो चीज मेरे को दी हुई है ना उसको बढ़िया से स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब है बढ़िया से निहारो, तुमको उसकी फॉर्मेशन, उसमें कोई पैटर्न है, सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। माइनस यहां पर हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर और फिर यहां पर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं थोड़ा सा यहां पर बढ़िया से स्कैन करता हूं तो मेरे को दिखेगा 4x स्क्वायर। अच्छा, 4bx स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और b का स्क्वायर भी पड़ा हुआ है। तो एक बारी मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए स्क्वायर को साइड हो और थोड़ा सा ना दूर जाके खड़ा हो जाए इसे। ठीक है, और अब मेरे को दिख रहा है कि ये जो 4x का स्क्वायर है ये और कुछ नहीं है, ये है 2x का होल स्क्वायर, ये है b का होल स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, ये है ट्वाइस ऑफ 2x टाइम्स b, है ना। ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर नहीं लेता हूं, इसको ले लो जैसे सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2cd क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, बोलो। क्या यहां पर तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, जहां पर तुम्हारा 2x और b, a और b की जगह प्लेस हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा और कुछ नहीं 2x प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब जो तुमने साइड में फेंका है ना उसको वापसी ले आओ, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो अगेन वही चीज दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइज करना जानते हो बहुत इजीली। तो बेटा इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 2x प्लस बी को एक बारी प्लस ए के साथ ले लो, और 2x प्लस बी को एक बारी माइनस ए के साथ ले लो, और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू a प्लस बी बाय 2 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू a माइनस बी बटा 2। तो एक ये फैक्टर है आपका, एक ये रूट है आपका, और दूसरा रूट ये रहा। एक है आपका नेगेटिव ऑफ a प्लस बी बाय 2 और दूसरा है आपका a माइनस बी बाय 2। ये वाला लास्ट सवाल है बेटा जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। आराम से इस सवाल में टाइम बिताइएगा, और जो भी सवाल आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हल्का सा समझ आया उसको आप रिवाइंड करके जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा आसार होते हैं। अब एपी का नेक्स्ट लेक्चर आएगा एग्जाम्पलर का, और जो आपकी कॉम्पिटेंसी वाली सीरीज चल रही है बेटा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे खत्म हो गई है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से अब उसमें क्वाड्रेटिक चालू होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी वीडियो मिस मत करना वरना नुकसान तुम्हारा होगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।